विल स्टार्ट ऑफ विद द स्टैट्स पार्ट। ठीक है, अपन स्टैट्स वाला पोर्शन शुरू करता है। स्टैट्स वाला पोर्शन में हल्का हल्का आपका 3 पार्ट है। ठीक है, आपको मैंने सारे नोट्स जो है आई हैव शेयर्ड ऑल दोज थिंग्स। एक है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि आखिरकार स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। नॉट दैट रेलेवेंट, मैंने आपको नोट्स भेज दिया है वैसे तो, मगर उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। इट इज फाइन, इट इज ओके, इट इज अ वेरी इजी पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसका मैंने आपको नोट्स वापस सेंड कर दिया है। ठीक है, एंड वन सेकेंड, एंड थर्ड आपका जो है वो है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इस वे आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। आप लोगों को सिर्फ मीन चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ मीन चाहिए आपको टू मेक इट अ लिटिल स्मॉलर फॉर यू। ठीक है, तो दैट्स द सीन। इसमें इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है, इसमें हम लोग फटाफट एक ब्रीफ ओवर ले लेंगे, एक आइडिया हो जाए ताकि क्या है। उसके बाद स्ट्रेट अवे हम लोग इसमें और इस वाले पोर्शन में जंप करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि मीन कैलकुलेट करना बहुत जनों को यहाँ आता होगा। इट इज नॉट द बिगेस्ट डील इन द वर्ल्ड, तो इट्स अ वेरी 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 इजी पोर्शन। ट्रस्ट मी, माइक्रो का पोर्शन कंपैरिजन टू द स्टैट्स पोर्शन इज वे सुपीरियर। ठीक है, स्टैट्स का पोर्शन का जो पेपर आप एग्जाम में भी आएगा अभी, वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द माइक्रो पेपर जो कि आप लोग का पेपर आया हुआ है उसमें, एग्जाम में। तो आप लोगों को थोड़ा चिल ही रहना है स्टैट्स के मामले में। इट्स इजी। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इजी एंड बेसिक, तो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हेलो, या सो लेट अस डिस्कस। आपको मैंने नोट्स जो है वगैरह सेंड कर दिया हल्का हल्का। एक बार पहले उसके नोट्स शुरू करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक डिस्कशंस करते हैं, उसके बाद में जाकर ठीक है हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि क्या है इस टॉपिक्स में। ठीक है, लिसन। तो स्टैट्स का पोर्शन ऐसे आपको पता होगा, और मैंने आपको बता दिया कि 3 पार्ट है आपका। ठीक है, स्टैट्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, व्हाई इज इट सो रेलेवेंट दैट वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि हमने देखा कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारा डेटा रहता है। ठीक है, बहुत सारा डेटा रहता है, और कई सारे चीजें रहती है जो कि इकोनॉमिक्स जो है एज अ होल हमें बताता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वन ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, जो कि थोड़ा नंबर से रिलेटेड ज्यादा है, ग्राफ से रिलेटेड ज्यादा है, वो हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका जो डेटा है ना उसको एनालाइज करके देता है। ठीक है, आपका जो डेटा है उसको एनालाइज करके देता है कि आखिरकार हम लोग उससे क्या आउटकम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कि आउटकम क्या निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अस। ठीक है, डेटा दिया, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमने एनालाइज किया, और उससे बेसिकली एक कंक्लूजन में आए कि आखिरकार क्या इफेक्ट आता है इस डेटा के ऊपर। और डेटा बहुत ज्यादा है, तो जितना हो सके स्टैटिस्टिक्स कोशिश करता है कि जितना वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा है उसको कंसाइज करे, ताकि आप लोग का जो है एनालिसिस करने में थोड़ा सा इजी हो। दैट इज अ मेजर फोकस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, ये एकदम एक्यूरेट डेटा पे नहीं जाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट फिगर में जाता है ताकि एनालिसिस के लिए काम आ जाए। ठीक है, हम लोग एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशन जहां पे नहीं कर रहे हैं, वहां पे ज्यादातर इनके जो टूल्स है स्टैटिस्टिक्स के, वो काम आ जाते हैं। ठीक है, कि ट्रेंड कैसा हो रहा है, ठीक है, एनालिसिस क्या है आपका, मीन क्या है कोई चीज का, ऑन एन एवरेज कितना वैल्यू आ रहा है आपका। ठीक है, कोई चीज का कंपैरिजन अगर करना है आपको डेटा का, उस केस में अगर पिछले साल का रिपोर्ट इतना था, इस साल का रिपोर्ट इतना है, दोनों कंपैरिजन अगर करना है आपको, तो ये दोनों चीजों में जो है स्टैटिस्टिक्स काम में आता है आपका। ठीक है,
अगर आपको रैंक करना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 5-6 अपने जन है एंड हम लोग आपस में रैंक कर रहे हैं, तो वो सब चीजों में जो है स्टैटिस्टिक्स काम आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जहां पे स्टैटिस्टिक्स आपका काम करता है, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो इसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके पहले मुझे 2-3 चीज बताना है आप लोग को, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट द थिंग, आप लोग का जो प्रोजेक्ट था वो अप्रूव हो गया, ठीक है। आप लोग को जो मैंने दिया था टास्क करने के लिए, वो अप्रूव वैसे है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर किसी को इश्यू है उस चीज में तो मेरे को बता देना, यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, इट विल नॉट बी फीजिबल फॉर यू, क्योंकि टीम्स तो अपना बन चुका था, ठीक है, टीम्स अपना रेडी था। इन केस देयर इज एनी इश्यूज तो लेट मी नो, ठीक है। अदरवाइज अभी तक तो इट इज सॉर्टेड कि अपना जो वीडियो वाला टास्क दिया हुआ था आप लोग को, दैट इज ऑन, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड इन दैट केस यू डोंट हैव टू मेक एनी प्रोजेक्ट्स इफ यू डू दैट, ठीक है। तो दैट्स द बेस्ट थिंग। तो दिस इज कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो हमने डेटा को इसी वजह से लिया था कि हम लोग जान सके कि आखिरकार कोई चीज का हम लोग ट्रेंड प्रोजेक्शन करना, कंपैरिजन करना, एनालिसिस करना, ये सब में जो है आपका स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है वो काम आता है, उसके वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो काम आता है, ठीक है। अंडरस्टैंड द बेस चैप्टर और किस हिसाब से हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैट्स में कुछ पोर्शन आपका थियरी है, कुछ पोर्शन आपका थियरी है, स्पेशली फर्स्ट 4 चैप्टर जो है वो थियरी है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इनफैक्ट मैं इसको बीच में एक और चैप्टर घुसा देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। ये आपका मेनली थियरी चैप्टर्स हो गया, ठीक है। कि पहले तो इंट्रोड्यूस कर दिया आपको स्टैट्स होता क्या है, उसके बाद में डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे अपन, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि डेटा का एनालिसिस करना है अपने को, तो डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे अपन, उसको अपन समझते हैं। उसके बाद कोई डेटा को ऑर्गेनाइज करना, वो जो डेटा कलेक्टेड है, अब मैंने अलग अलग हर सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, हर एक सोर्स से मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो उसको मुझे ऑर्गेनाइज करना जरूरी है ताकि मैं उसको एनालिसिस कर सकूं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हो गया, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है दैट इज बेसिकली डेटा को प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड ऑल, ठीक है। इसको हम लोग सेल्फ रखेंगे, इसको मैं एग्जाम में भी आप लोग से नहीं पूछूंगा, और ये एक बहुत सिंपल है, वो आपको याद होगा, बार चार्ट्स, ठीक है, पाई चार्ट्स, ये सब आप लोगों ने किया भी होगा, और ये बहुत सिंपल और बेसिक पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। हम लोग को पता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स अबाउट इट। मैं आपको एग्जाम में इसे पूछूंगा नहीं, तो यू कैन बी एब्सोल्युटली चिल अबाउट इट, कोई टेंशन का बात नहीं है, बट आप लोगों को पता रहना चाहिए, दैट इज माय मेजर पॉइंट, ठीक है। मैं इनफैक्ट कुछ कुछ टॉपिक्स में वो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बट आपको पता रहना चाहिए कि आखिरकार डेटा के बारे में क्या पढ़ा रहा है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा है, बेसिक रीडिंग जो है वो नेसेसरी है। इसलिए मैंने आपको डेटा जो है सारा भेज दिया है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आखिरकार है क्या टॉपिक्स। जो टॉपिक रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो लोग उस पार्ट को पढ़ सकता है। अगर किसी को सीखने का मन है, आराम से सीखो, किसी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, तो वैसे भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो एज अ वर्ड सजेस्ट आपको पता ही है, ठीक है, कि क्या बताएगा उसके बारे में। तो ये होगी आपका थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है, मेनली। बाकी जो है प्रैक्टिकल पोर्शन में आता है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, जिसमें मेनली आता है आपका मीन मीडियन मोड, ठीक है, 3 M's। उसके बाद आपका आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। हम लोग जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, उसमें निकालते हैं कि एवरेज वैल्यू या फिर मिडिल वैल्यू क्या है, ठीक है, उससे एक्चुअल डेटा जो है कितना डिस्पर्स कर रहा है, कितना दूर है, ठीक है, उस वो हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि अपना क्लास का एवरेज मार्क्स इकोनॉमिक्स में 80 है, ठीक है, और अगर आप सोचो, अगर मैं आप किसी का बात करूं यहाँ पे, सोचो मैं यहाँ पे अनिरुद्ध का बात करूं, ठीक है, तो अनिरुद्ध को सोचो अगर मिला 81 या 85, तो मैं बोलूंगा कि सर एवरेज जो क्लास का है वो 80 है, और अनिरुद्ध को मिला 85, यानी कि 5 मार्क्स से दो डेटा जो है वो डाइवर्स हो रहा है। तो डेटा जो है एवरेज से कितना डाइवर्स है, कितना दूर है, कितना डिस्पर्स कर रहा है, कितना आपका गैप आ रहा है, उसको जो अपन मेजर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि इंडिया का एवरेज सैलरी जो है, सोचो 20,000 रुपया है, या 15,000 रुपया इंडिया का एवरेज सैलरी, ठीक है, और आपका सैलरी कितना है, उसको जब हम कंपेयर करेंगे ना, कि इंडिया का एवरेज सैलरी है सोचो 15,000 रुपीज, ठीक है, 20,000 रुपीज, एंड आपका सैलरी जो है सोचो 60,000 रुपीज, तो आप कितना डिस्पर्स कर रहे हो, आप अच्छे पोजीशन में हो या खराब पोजीशन में हो एक्चुअल डेटा से, ज्यादा डेटा जो है फ्लक्चुएट कर रहा है या नहीं कर रहा है,
वो सब जो हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। उसके बाद में है आपका मेजर ऑफ कोरिलेशन। इसमें एक पोर्शन हट गया आपका, पहले दो कोरिलेशन का तरीका था, स्पीयरमैन था और रैंक कोरिलेशन वाला पार्ट था। अभी जो है आपका सिर्फ एक ही है जो आपको सिलेबस में करना है, एंड एक लास्ट चैप्टर जो है वो है इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। तो आई बिलीव कि आप लोग को डेडलाइंस वगैरह मिल चुका है कि हम लोग को डेटा कब तक खत्म करना है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का। आई वाज आल्सो नॉट एफोर्ड, तो थोड़ा क्लासेस हैवी रहेगा, तो आप लोग से यही रहेगा खाली रिक्वेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस रहे कि क्या टॉपिक्स हो रहा है। कुछ भी अगर डाउट्स हुआ या कुछ भी अगर हुआ, बी वेरी फ्री टू आस्क मी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट डेटा जो मैं आपको करा रहा हूँ या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। और अगर कुछ भी इशू हुआ तो मेरे को बिंदास बताना, ठीक है। तो दैट्स द एंटायर सिलेबस ऑफ माइक्रो स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो तो खत्म कर दिया अपन ने, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, उसमें से मैंने आपको बता दिया ये थियरी पार्ट है, उसमें से आपको मैंने बता दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपसे रीड कर लो, बेसिक रीडिंग। बेसिक रीडिंग हर चैप्टर का आपका होना चाहिए कि आपको आइडिया हो कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता ही दूंगा, वैसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मैंने आपको बता ही दिया कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम्स, बट आपको रीडिंग एक बार करना है। ये सारे चैप्टर्स जो है ये मैं आपको पर्सनली कराऊंगा, और इसमें आपका जो है वो प्रैक्स जो है, मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट भी रहेगा। मैं आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादातर फोकस में पूछूंगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू थ्योरी क्वेश्चंस कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, देयर इज नो पॉइंट, यू स्टडी द प्रैक्टिकल पोर्शंस प्रॉपर्ली, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका स्टैटिस्टिक्स में क्या है। और अगर आप समझ पा रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स वैसे भी बहुत काम का है, ठीक है। क्योंकि कोई भी डेटा जो है आप बाद में जब कुछ भी आप करोगे, आप कोई भी फाइनेंस की लाइन में जा रहे हो, तो स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग व्हिच विल कम एडजेसेंट टू इट, मतलब ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको काम आएगा ही आएगा। और आप जो टॉपिक पढ़ोगे अगर उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस में जब अगर करवा के आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स हर जगह चाहिए होता है, ठीक है। बेसिक्स और बेसिक्स में भी, मार्केट्स के बारे में भी अगर हम लोग बात करें, स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात करें, तो वहां भी स्टैटिस्टिक्स चाहिए आपको। कोई और फाइनेंस के ग्राउंड में अगर आप बात करें, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में चाहिए तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स चाहिए आपको। कोई डेटा एनालिसिस, डेटा क्रिप्टिंग में भी चाहिए तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स आपको चाहिए। तो ऐसे वैसे भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। आप लिसन। सर बोलो। सर ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसमें आता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में आता है क्या? नहीं नहीं, मीन मीडियन मोड आता है उसमें। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अलग चैप्टर ही है ना ये? हाँ, वो अलग चैप्टर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ये भी अलग चैप्टर है ना? और ऐसे में डेटा अलग चैप्टर है, तुम लोगों को नोट्स पे वैसे भेज दिया है चैप्टर वाइज अलग अलग, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। स्क्रीन में देख रहे हैं आप लोगों को नोट्स? हाँ सर। चलो लिसन। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, देखो पहला पार्ट में क्या दिया हुआ है, आप लोग अगर आपके पास में अगर नोट्स वगैरह है या फिर कॉपी वगैरह है, तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं कोई पार्ट को, जो मैं आपको बता दूंगा। पहला बार डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। से पहले अपन ये पढ़ता है, देखो मैंने आपको पहले बोला था स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स काफी लिंक्ड है, ठीक है। इसे देखो, ये लोग का जो पार्ट ए वाला पार्ट है ना, मतलब कि चैप्टर 1 जो है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट चैप्टर्स मैंने पार्ट ए एंड पार्ट बी कर दिया। तो जो पहला पार्ट है उसमें इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा हुआ है आपका कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्या डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, ये सभी हम लोग का पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पहला बात है कि सर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, पूरा 6-7 महीना से इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहा है, आप तो डेफिनेशन पता ही है हम लोग को कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। सेम एज माइक्रो मैंने आपको लिखवाया भी था चैप्टर नंबर 1 में, अगर आपको याद होगा तो, माइक्रो का चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। वो जो है आपका स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन के पहले हम लोग को ये पढ़ना है कि आखिरकार इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है, वो अपने ऑलरेडी पढ़ दिया है। ये वेरियस डेफिनेशंस दिया हुआ है आपका, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैर्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन, अलग अलग इकोनॉमिस्ट, अलग अलग प्रोफेसर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। किसी किसी का आपने नाम सुना होगा, एडम स्मिथ बोल के आपने सुना होगा कभी कभी, एल्फ्रेड मार्शल का भी आपने नाम सुना होगा, आई डोंट थिंक तो लियोरेन रॉबिन्स का आपने नाम सुना होगा, और एक है प्रोफेसर सैमुअलसन,
ठीक है, इनका डेफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिक्स का दिया हुआ है, इतना टेंशन मत लो आप लोग, जिसका इसका मुंह सूझ गया है यहाँ पे, इसको जस्ट रीड करना खाली, ठीक है, खाली नाम पता रहना चाहिए कि कौन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एडम स्मिथ ने दिया था वेल्थ डेफिनेशन, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था वेलफेयर डेफिनेशन, लियोनेल रॉबिन्स ने दिया स्कैरसिटी, नहीं डेफिनेशन याद नहीं करना, और प्रोफेसर सैमुअलसन ने दिया था ग्रोथ डेफिनेशन। ठीक है, ये चारों जिन्होंने डेफिनेशंस जो दिया है वो सिर्फ दिमाग में रहना चाहिए। देखो क्या किया है, अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं तो हर इकोनॉमिक्स ने एक पैरामीटर ले लिया, ठीक है, कि हम लोग इकोनॉमिक्स को इस तरीके से समझाने थे, बिकॉज इकोनॉमिक्स ऐसा होल कोई सब्जेक्ट बोल के पहले था नहीं, इट वाज अ बेसिक रॉ टर्म, ठीक है, जो कि यूज हो रहा था, तो अब उसको डिफाइन करना जरूरी था, तो किसी सब सब प्रोफेसर्स ने, सब इकोनॉमिक्स ने क्या किया, एक टर्म को लिया और उसको समझा। जैसे एडम स्मिथ ने वेल्थ को लिया कि वेल्थ को मैनेज करना, वेल्थ को एनालिसिस करना, ठीक है, किस हिसाब से वेल्थ काम करता है, कौन से गुड्स को खरीदना चाहिए जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, उस ओरिएंटेशन से एक डेफिनेशन बना, इसको बोलता है वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल बोला कि सर वेल्थ तो जरूरी है, बट लोग किस तरह से इनकम कमाएंगे, किस तरीके से उसे यूज करेंगे, वो भी जानना जरूरी है, तो आया वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल का। उसके बाद प्रोफेसर न्यूलन ने बोला स्कैरसिटी वाला डेफिनेशन, वो आपको याद होगा, अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ऑल्टरनेट रिसोर्सेज, ये वाला जो पार्ट था आपका तीनों का, वो आपका प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स ने दिया था, जो अपन ने शुरू में पढ़ा भी था, चैप्टर नंबर 1 में अपन पढ़ा भी था कि अपना वांट्स जो है वो अनलिमिटेड रहता है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दोज हैव ऑल्टरनेट यूजेस, तो ये वाला पार्ट जो है प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स ने बताया था। एंड ग्रोथ डेफिनेशन यानी कि सर इस तरीके से हमें रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए कि ना ही हमारा डेवलपमेंट हो, बट एज अ होल फ्यूचर में भी डेवलपमेंट हो, बाकी लोगों का भी डेवलपमेंट हो, उस हिसाब से जो है हमें इकोनॉमिक्स के बारे में सोचना चाहिए। तो प्रोफेसर सैमुअलसन ने बताया था हमें ग्रोथ डेफिनेशन, याद करने का दरकार नहीं है, जितना आपने समझा है अभी उतना ही काफी है, जो चीज याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मैं आपको अपने आप बता दूंगा, ठीक है। आई गेस इट इज प्रोबेबली द लास्ट टाइम व्हेन आई एम सेइंग कि आपको कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं जनरली आपको समझने के लिए बोलता हूँ चीजें, ठीक है। अभी सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th में भी पूछता हूँ मैं, ठीक है। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एकदम सिंपल डेफिनेशन, एकदम सिंपल डेफिनेशन। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, जो काम हम लोग करते हैं, ठीक है, जो भी काम हम लोग करते हैं फॉर अ लिविंग, बेसिकली, ठीक है, फॉर लिविंग, मतलब बेसिकली अगर मैं सोचो आपको पढ़ा रहा हूँ एंड मैं उससे सैलरी ड्रॉ आउट कर रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग फॉर अ लिविंग, आई एम अर्निंग बिकॉज ऑफ माई एक्टिविटी, ठीक है। अगर मैं ऐसा कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ जिससे मैं कुछ रुपए अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, उससे मैं कोई बेनिफिट अटेन कर रहा हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मयंक अच्छा फोटोज खींचता है, ठीक है, तो मयंक ने किसी का फोटो खींच दिया तुम्हारे फ्रेंड का, ठीक है, क्या मयंक तुम लोग से कोई चार्ज करेगा फोटो खींचने का? हाँ, मयंक फोटो का चार्ज करता है क्या तुम? नहीं करेगा सर, देखो नहीं करेगा, तो वो कोई काम करके दिया बिना कोई पैसा का। अर्निंग थॉट में दिमाग में रखे, या फिर वो फोटोग्राफी इसलिए नहीं कर रहा था कि उसको करना पड़ेगा फॉर अ लिविंग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक नॉन एक्टिविटी, इकोनॉमिक खत्म, एक्टिविटी। यही है बस। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हो गया जो कि हम लोग फॉर अ लिविंग करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हो गया जो कि हम लोग इस तरीके से करते हैं कि हमारे दिमाग में मनी इज और ऑब्जेक्टिव तुम्हारा नहीं होता है, ठीक है। सर इंपॉर्टेंट क्यों है सर, इकोनॉमिक्स में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो नो डाउट कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत सारा होता है, और हम लोग ये भी नहीं बोल रहे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में दिमाग में बात रखते हैं तो जनरली हम लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फोकस करते हैं, यानी कि जितने भी कैलकुलेशंस फर्दर होते हैं उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। वी कंसिडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हाइल वी एनालाइज द एंटायर डेटा फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो दिस वाज द डिफरेंस एंड द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद में देखो ये सब पार्ट आप लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब सिर्फ जस्ट रीड वाला पोर्शन है, ठीक है। सर्विस होल्डर कौन होता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ठीक है, सब बस रीड कर लेना एक बार। सर्विस होल्डर वो होता है, ठीक है, जो किसी और के लिए काम करता है, ठीक है, किसी के लिए काम करता है, आप बेसिकली एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप एम्प्लॉय अगर बोलो तो वो सर्विस होल्डर है, और अगर आप एम्प्लॉयर बोलो तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो एम्प्लॉय को बोलेगा हम लोग सर्विस होल्डर, और एम्प्लॉयर को बोलेगा हम लोग सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो विद दिस पार्ट ए वाला जो पोर्शन है, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, वो खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। आप लोग का नेक्स्ट क्लास कितना बजे? 9:30। 9:30। किसका है?
किसका है? गौतम साहा। सर बोलो। सर हिस्ट्री का क्लास है। मैथ का क्लास है सर। क्या हो गया तुम्हारा, गला वाला बैठ गया एकदम? सर हो जाता है कभी-कभी। अच्छा तब ठीक है, हो जाता है ना तब ठीक। फिर नंबर 2 देखो, पार्ट बी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सिंपल। देखो अगेन, नो नथिंग टू रिमेंबर, नथिंग टू मेमोराइजिंग फाइन, ठीक है, नथिंग टू रटाफाइंग इस प्रोसेस में। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है सर? ठीक है, अगर हम लोग कोई डेटा को कलेक्ट करता है, प्रेजेंट करता है, एनालिसिस करता है, इंटरप्रेट करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। कोई भी डेटा को लिया, उसको कलेक्ट करने का प्रोसेस, उसको प्रेजेंट करने का प्रोसेस, उसको एनालिसिस करने का प्रोसेस, उसको इंटरप्रेट करने का प्रोसेस को बोलता है स्टैटिस्टिक्स। देखो ये जो सिंगुलर सेल्स वाला डेफिनेशन दिया हुआ है, ये रेलेवेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। इट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कपाई बोलते हैं, ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। ठंडा में आप लोग ऐसे भी कपाते हो, तो इसलिए कपाई, ठीक है। इट इज द कपाई ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बस आप लोगों को पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्या काम आता है उसका, तो नो रॉकेट साइंस, ये वाला पार्ट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, इतना क्या पड़ेगा दोनों। फंक्शन, इंपॉर्टेंस, ये सब नहीं चाहिए आप लोग को, ठीक है। ये सब चलिए एक बार रीड कर लेना, बस जस्ट रीड वाला पोर्शन कि क्या फंक्शन है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस तो कर ही लिया कि कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल करता है, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है, प्लानिंग वगैरह करने में, पॉलिसी बनाने में, सब में स्टैटिस्टिक्स आपका काम आता है। तो फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। गवर्नमेंट को काम आता है स्टैटिस्टिक्स का काम, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स में हमेशा काम आता है, बिकॉज इकोनॉमिक लॉज बनाने में, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने में, मार्केट को समझने में जो है आपका स्टैटिस्टिक्स काम आता है। इकोनॉमिक प्लानिंग में काम आता है आपका, एंड बिजनेस में भी काम आपका आता है। तो इस तरीके से डिवाइड किया हुआ आपका, ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स दिमाग में रह जाए कि गवर्नमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्लानिंग एंड बिजनेस। कहाँ पे यूज करोगे इकोनॉमिक प्लानिंग को? बिजनेस में। तो गवर्नमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्लानिंग और बिजनेस में आपका जो है स्टैटिस्टिक्स मेनली काम आता है। सर इसके अलावा भी बहुत जगह काम आता है, बट मैंने आपका सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ 4 ये 5 पॉइंट आपके लिखे हैं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, लिमिटेशन क्या क्या है भैया, स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या लिमिटेशन, हिसाब से एडवांटेजेस है, उसी तरीके से कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है। क्या क्या है देखो, कि स्टैटिस्टिक्स जब हम लोग बोलते हैं तो एज अ होल बताता है। मैंने कभी नहीं बोला कि ये पर्टिकुलर मार्क्स जो है वो एक इंसान का है, ठीक है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये पूरे बंच का है, पूरा ग्रुप का है, जनरली हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं। तो ये इंडिविजुअल्स के बारे में डील नहीं करता है, कि इसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं बताता है आपका, एज अ होल बताता है ये आपका, ठीक है। ये क्वालिटेटिव कितना अच्छा है, कितना नेचर अच्छा है, वो सब नहीं बताता, ये खाली फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में डिस्कस करता है। तो ये क्वालिटी के बारे में नहीं बताता है। द डेटा दैट इट फोकसेस इज बेसिकली क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा में फोकस करता है इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, यानी कि हो सकता है कि कभी कभी क्वांटिटी कम हो बट क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। तो उस चीजों को जो है स्टैटिस्टिक्स फोकस नहीं करता है, ठीक है। हम लोग, मैंने आपको बोला था कि डेटा जो है हमेशा एक्यूरेट नहीं रहता स्टैटिस्टिक्स में, हमेशा एवरेज के बारे में रहता है। तो वही बताया है कि देखो, नॉट एग्जैक्ट, द वैल्यूज आर नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। एंड हर किसी का बस का बात नहीं है स्टैटिस्टिक्स का डेटा को समझना, खाली जो एक्सपर्ट्स होता है वही सिर्फ उसका बेस्ट यूज कर पाता है। यानी कि आप लोग जैसा लोग जो कि एक्सपर्ट्स बनने वाले हो, वो लोग ही सिर्फ जो है यूज कर पाएंगे स्टैटिस्टिक्स का डेटा, ठीक है। ये रहा आपका पूरा का पूरा 20 वाला चैप्टर, ठीक है, ऑन स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें मैंने दो पार्ट पढ़ा, एक तो मैंने इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ा और एक हम लोगों ने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। ये दोनों पार्ट जो है हम लोगों ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया समझने के लिए कि आखिर होता क्या है। इससे से मैंने आपको मेन पार्ट मार्क भी करवा दिया है एंड डिस्कस कर लिया कि बहुत ज्यादा सिंपल पोर्शन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई टफ पोर्शन नहीं है आपका, ठीक है। बहुत बहुत इजी पार्ट है जो कि आपने देख लिया इसमें, ठीक है। अभी जो यूनिट 2 वाला पार्ट है, जो कि है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, इसको एक बार अपन हॉल्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है, कि डेटा किस तरीके से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, आराम से एक बार डिस्कस कर लेंगे। बट पहले मैं आप लोग का जो चैप्टर्स थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग पहले फोकस करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है जो चैप्टर्स आपका बच जाएंगे उसको अपन आराम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, चलेगा। हाँ सर।
देखो फॉर पीपल हु वांट टू नो कि हम लोग ने क्या यूनिट को एक बार मिस नहीं किया, हमने स्किप किया एक बार के लिए, वो है कि डेटा जो है उसको कलेक्ट करने का अलग अलग तरीका क्या क्या है, किस किस तरीके से हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। किसी को पूछ के, ठीक है, कि भैया इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताओ, या फिर कोई सोर्सेज से कोई डेटा निकाल के, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन निकाल कर, ठीक है। कभी कभी हम लोग वो जगह का वहां पे जगह में जाकर खुद एनालिसिस करते हैं ताकि हमें डेटा जो है खुद से मिल सके, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरीका होता है जिससे हम लोग डेटा जो है कलेक्ट करते हैं। बट वंस द डेटा इज बीन कलेक्टेड विद अस, ठीक है, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, चाहे अपने खुद से निकाला या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू हमने इन्फॉर्मेशन निकाला, किसी भी तरीके से अगर हमने डेटा निकाला है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा को, क्योंकि अगर डेटा को ऑर्गेनाइज ही नहीं किया तो उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसका एनालिसिस करना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या क्या तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, क्या क्या मेथड्स है, किस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, और कौन सा टाइप का सीरीज है जिसमें वो डेटा जो है ऑर्गेनाइज होता है, उसको अपन डिस्कस करता है। ये चैप्टर जो है इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एटलीस्ट फॉर यूनिट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर जो है बेस भी क्रिएट करता है फॉर ऑल दी अदर प्रैक्टिकल चैप्टर्स व्हिच आर अबाउट टू कम। स्क्रीन में नोट्स दिख रहा है आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का? हाँ सर। हाँ सर। मैंने सारा कुछ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सारा क्वेश्चन टाइप से बनाया हुआ था, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट और रिलेटेड ग्रुप्स। देखो मुझे अलग अलग डेटा मिल गया, ठीक है, बहुत सारा डेटा मेरे पास में आ गया है। मुझे बात यह है कि उस डेटा को अलग अलग जगह में अरेंज करना पड़ेगा। क्या किया मैंने, जो भी सिमिलर टाइप के डेटा थे, जो भी ग्रुप डेटा थे, उसको मैंने एक साथ कर दिया, ताकि क्या हो, ताकि मैं एनालिसिस अच्छे से कर पाऊं, ताकि मैं समझ पाऊं कि डेटा क्या बताने का कोशिश आपको कर रहा है। तो प्रॉपर्ली डेटा को अरेंज करना, सीक्वेंस में बनाना, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। वो क्लासिफाई करके अपन क्या करेंगे, उसको डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डालेंगे ताकि डेटा जो है और ऑर्गेनाइज हो जाए, ताकि हम लोग इंटरप्रिटेशन कर पाए। तो सिंपल से डेटा को अगर हम लोग प्रॉपर्ली अरेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंजिंग डेटा, ठीक है, अरेंजिंग ऑफ डेटा इनटू सीक्वेंसेस और ग्रुप्स। मैंने सीक्वेंस में बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर मैंने ग्रुप्स बना दिया, 1 का एक साथ ग्रुप बना दिया, 2 का सारा ग्रुप्स बना दिया, 3 का सारा ग्रुप्स बना दिया, रिलेटिंग टू देयर कॉमन एस्पेक्ट्स, ठीक है, उनके कॉमन बिहेवियर के हिसाब से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले सबसे पहला चीज जरूरी क्या है, क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। इसलिए पहला चीज क्या लिखा हुआ है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने से पहले क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा मैंने, क्लासिफिकेशन डेटा, जो भी आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई भी टॉपिक, शायद 1 या 2 टॉपिक के अलावा ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भी टाइम अगर मिला तो, ठीक है, कि आप लोग को ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड क्या पढ़ा दिया। एकदम बेसिक सिंपल, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ कॉमन सेंस और कुछ नहीं, और आप लोग को आता भी होगा बहुत जनों को, ठीक है। पर्पस क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो डेटा अलग अलग बिखरा हुआ डेटा था उसको हमने क्यूमुलेट किया, ठीक है, हमने ऑर्गेनाइज किया प्रॉपर्ली, ताकि जो रॉ डेटा है वो हमारे एनालिसिस के लिए काम आ सके। मैंने आपको यही बताया अभी, देखो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, देखो मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ताकि जो रॉ डेटा है उसको हम लोग एनालिसिस कर सके, ठीक है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको अपन रिमूव कर सके, ठीक है। प्रॉपर्ली डेटा को ऑर्गेनाइज करने से क्या फायदा होता है, कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है, डेटा जो है आराम से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, क्या वो लोग के बीच में आपस में रिलेशन है वो भी हमें पता चलता है, दे अंडरस्टैंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। एंड फाइनली आप लोगों को पता ही है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ये काम आता है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने कि सर सबसे पहले वो रॉ डेटा को जो है उसको कंपैरेबल करता है, उसको एनालिसिस करने का हेल्प करता है हमें, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज को रिमूव करने की कोशिश करता है, कंपैरिजन में हेल्प करता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है, एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के में काम आता है, ठीक है। इसका शॉर्टकट आप लोग के साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, CCSI, ठीक है। CCSI में क्या है, सी से हो गया आपका कंपैरिजन, सी से हो गया कॉम्प्लेक्सिटीज, सी से हो गया आपका और एक क्या पॉइंट है, CCC में थी क्या था, भूल गया, कितना पॉइंट है, 5 ही पॉइंट है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज, कंपैरिजन और क्या है थर्ड वाला, एस से आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है, अच्छा कॉम्प्लेक्स डेटा वाला पार्ट हो गया ना, ठीक है। फिर आई वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है उसके बीच में रिलेशन बताता है आपका, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है, ये भी आपका जस्ट रीड वाला पॉइंट है, ठीक है, नॉट दैट रेलेवेंट, नहीं पूछूंगा, जाओ पूछ लो, चलेगा। सर कलेक्शन से मतलब इस एग्जाम में कुछ नहीं आएगा? हाँ सर। डालना है क्या,
नहीं हम पूछ रहे हैं ऐसे ही। क्या हो गया नहीं फिर डाल रहे इतना तो सारा पार्ट है कि जो आएगा नहीं आएगा, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता पूरा। इतना क्या कंफ्यूजन है, बता तो रहा है, डैडी कंफ्यूजन आता है कि कौन सा पार्ट आएगा कौन सा पार्ट नहीं आएगा। जो पार्ट इंपॉर्टेंट बता दिया, बेसिक्स आप लोगों को करवा दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी करवा रहा हूं मैं आप लोग को, सिंपल। कलेक्शन मैंने करवाया नहीं तो वो इतना भी रेलेवेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी का टेस्ट के लिए एटलीस्ट, ठीक है। फाइनल का फाइनल में सोचेंगे आराम से, ठीक है। बट अभी का टेस्ट के लिए तो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ 2 ही पार्ट में करवा रहा हूँ आप लोग को। बेसिक्स करवाया, बेसिक में मैंने बता दिया आपको कि कौन सा इंपॉर्टेंस आता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डेटा में अभी बता रहा हूँ मैं आपको कि कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर मैं एज अ होल पूरा ही करवाऊंगा आपको, बिकॉज दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसमें से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। आप स्मार्ट एनफ हो, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन डेटा हो गया, ठीक है। हमेशा एक वर्ड पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो है वेरिएबल। अब आ रहा है थोड़ा सा डेटा, अब थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा मजा वाला चीज जो है वो सब डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। एक टर्म आपका लिखा हुआ है इसमें, वेरिएबल बोल के। वेरिएबल क्या होता है सुनो, हमेशा क्या करेंगे हम लोग, जब भी डेटा वगैरह बनाएंगे ना, जब भी डेटा वगैरह को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, जब हम लोग बॉक्स वगैरह बनाते हैं ना, तो ऊपर में काफी सारा डेटा रहता है, उसमें से एक डेटा जो रहता है वो रहता है एक्स लिखा हुआ रहता है, ठीक है। किसी कोई भी अपने एक्सेस को याद मत करना प्लीज, वो एक्स वाला बात नहीं कर रहे, नॉर्मल एक्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स में हम लोग कुछ कुछ डेटा रहता है, जैसे एग्जाम्पल 10, 12, 14, 50 ऐसे लिखता है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो एक्स है, ठीक है, ये एक्स जो है बहुत अलग अलग चीज सिंबलाइज करता है। ये जो 10, 12, 14, 50 है, ये हो सकता है कि आपका मार्क्स हो, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि कितने लोगों ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। या फिर ये हो सकता है कि कितने लोगों ने ओवर द इयर्स, ठीक है, आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट में एनरोल किया। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कितने लोग जो है वो आए थे मीटिंग में। तो ये एक्स जो है उसका वैल्यू क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या ये वैरी हो सकता है अलग अलग सिचुएशन में? ऐसा होता ही नहीं होता है। ऊपर में बेस रहता है और उसके बाद डेटा रहता है। जब अपन ने इकोनॉमिक्स भी, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन इन यूनिट्स पढ़ा था, और उसके नीचे पे वैल्यू दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, बताओ। प्रोडक्शन इन यूनिट्स अलग अलग वैल्यू दिया था, रेवेन्यू, फिर रुपीज में कितना आया, कॉस्ट कितना आया, ठीक है। फिर उसके बाद में एमयू कितना आया आपका। तो जो ऊपर का पार्ट है वो हमेशा चेंज हो रहा है, और उसके हिसाब से जो डेटा है वो भी चेंज हो रहा है। तो जो ऊपर का जो पॉइंट है, ठीक है, जो कि वैरी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। यानी कि जो ऊपर में जो प्रोडक्शन लिखा हुआ था ना, दैट इज अ वेरिएबल। कॉस्ट लिखा हुआ था ना, वो एक वेरिएबल है। रेवेन्यू लिखा हुआ था ना, वो एक वेरिएबल है। यानी कि वो सारे के सारे जो है वो है ये एक्स। एक्स क्या बताता है आपको कि डेटा जो है वो किसके बारे में है, और ये डेटा है ना, जो जिसके बारे में है वो हमेशा चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। अगर कॉस्ट के बारे में बोलेगा तो डिफरेंट कॉस्ट का फिगर्स आ जाएगा, रेवेन्यू के बारे में बोलेगा तो रेवेन्यू का डिफरेंट फिगर्स आ जाएगा आपके, ठीक है। तो जो ह्यूमन बींग्स के बारे में बोलेंगे तो ह्यूमन बींग्स कितना पॉपुलेशन है उसके बारे में आ जाएगा। तो दिस वेरिएबल इज अ फेनोमेनन, ठीक है, जो कि आपके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, और इट इज मेजर्ड एंड इट चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कहीं भी मैं अगर मैंने एक्स बना के नीचे में कुछ डेटा लिखा, तो उसको आप समझ जाना कि एक्स जो है कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है, कोई चीज के बारे में बता रहा है जिसके बारे में डेटा जो है वो लिखा हुआ है। अगर मैं एक्स को मान लू द मार्क्स, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, ये सभी लोगों के मार्क्स हो गए। किसी को 10 भी मिला है, किसी को 12 भी मिला है, किसी को 14 भी मिला है, किसी को 50 भी मार्क्स मिला है। तो ये डिफरेंट मार्क्स बता रहा है। अगर मैंने इसको पर्सन कर दिया इन अ मीटिंग, ठीक है, तो मैं बोल सकता कि किसी में 10 लोग भी आए हैं, किसी में 12 लोग भी आए हैं, किसी में 14 लोग भी आए हैं, किसी में 50 लोग भी आए हैं मीटिंग के लिए। तो ये एक्स का जो वैल्यू है ये वैरी होता है विद डिफरेंट सिचुएशन, तो इसलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल, बिकॉज इट वेरीज विद डिफरेंट सिचुएशंस। देखो यहाँ पे लिखा है अ कैरेक्टरिस्टिक और अ फेनोमेनन व्हिच आर केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, क्योंकि अपन इसको मेजर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको मेजर कर रहे हैं अपन, and it changes its value over time is called as variable। यानी कि वो डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से उसका डेटा जो है वैरी होता है, चेंज होता है, उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। यानी कि मैं जब भी आपको ऊपर टर्म करूंगा कि x इज अ वेरिएबल, तो x जो है कुछ इसको डिनोट कर रहा है, और उसके रिलेशन में नीचे में आपका जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा। तो ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, कोई भी फेनोमेनन हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि कोई भी मार्क्स के बारे में बता सकता है, पर्सन के बारे में बता सकता है, कुछ भी हो सकता है ये इस केस में, ठीक है। आपको समझना होगा कि वेरिएबल होता क्या है। तो ये वेरिएबल आपका हर एक डेटा में जब भी आप लोग कुछ पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज आएगा। ये कुछ नहीं है, ये एक सिचुएशन है या सर्कमस्टेंसेस जिसके हिसाब से पूरा टेबल जो है या फिर डेटा जो है वो लिखा गया है। जो मेन रीजन जिसके वजह से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो चीज होता है वेरिएबल, और ये डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। जनरली इट इज डिनोटेड विद द लेटर एक्स, ठीक है। वेरिएबल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? विद द लेटर एक्स।
ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, मैं डायरेक्टली आप लोग का ये डिफाइंड डिस्क्रीट कंटिन्यूस वाला पार्ट नहीं चाहिए आप लोग को, 4 और 5, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज जो है डायरेक्टली पढ़ा देता हूँ कि आप लोग को बार बार उसका डेफिनेशन याद करने का दरकार नहीं है कि क्या होता है, ठीक है। देखो 3 तरीके से मैं डेटा को प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या क्या आप लोगों को पूछा, ये मेरे को मार्क्स बताओ आप लोग का, ठीक है, आउट ऑफ 50। तो किसी ने मुझे बताया ऐसा 30 मिला है, ऐसा किसी ने बोला 32 मिला है, या फिर चलो और इजी कर देता है अपन, ठीक है। डेटा अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऐसे रैंडम डेटा लिख रहे हैं अपन। ठीक है, ये डेटा लिख लिया हम लोग ने। डेटा को जो भी हम लोग एक हम लोग पेपर लिया और हर जन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो डेटा को लिख लिया। क्या ये एक तरीका है लिखने का डेटा? बताओ। मैंने जितना जैसे नहीं। जिस ऑर्डर में आपका डेटा आया है उस ऑर्डर में मैंने लिख दिया, इसको डेटा को लिख दिया, बस लिखने तो मतलब है मेरे को। मैंने एक जगह में लिख दिया सारा, स्ट्रेट लाइन में प्रॉपर्ली लिख दिया कि हाँ चलो तुम्हारा कितना है 1, अच्छा तुम कितना नंबर पे है 2, अच्छा तुम्हारा कितना नंबर है 3, अच्छा तुम्हारा फिर तुम्हारा तुम्हारा भी 2 है क्या, अच्छा तुम्हारा 3, ओके तुम्हारा 4। क्या ये तरीका हो सकता है लिखने का डेटा? नहीं। क्यों नहीं लिख सकता? लिख सकता है अपन डेटा। अरे प्रॉपर तरीका नहीं ये बोल रहा हूं मैं, बट लिखने का तरीका तो है ना ये भी, हाँ है ना। इस टाइप का डेटा को जब अपन इस तरीके से लिखते हैं ना, स्ट्रेट लाइन में प्रॉपर्ली जितना डेटा है उसको एक लाइन में लिख दिया अपन ने प्रॉपर्ली, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, यानी डेटा को क्या किया अपन ने, जिस ऑर्डर में आया उसी ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड कर लिया। डेटा को एक साथ जो है जो भी जितना बार भी अपीयर किया है उसको अपन ने प्रॉपर्ली एक लाइन में लिख लिया, उसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अब ये दिखने में अच्छा लग रहा है क्या? नहीं। नहीं सर। ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज जो है वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ना। इसको थोड़ा ग्रुप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताओ मेरे को। हाँ सर करना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा ग्रुप कर दिया। कैसे ग्रुप किया देखो, मैंने लिखा x जो कि है वेरिएबल, ये x कुछ भी हो सकता है। मैंने जो जो नंबर्स बार बार अपीयर कर रहा है उसको एक जगह लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। और मैं एक तरफ लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी f। ये क्या हो गया कि पर्टिकुलर नंबर जो है वो कितना टाइम्स अपीयर किया, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर नंबर इज अपीयरिंग, उसको क्या बोलेंगे अपन? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, इट अपीयर्स, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ऐसे रैंडमली लिखना हर नंबर को, मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया डेटा को प्रॉपर्ली। और 1 कितना टाइम अपीयर कर रहा है? सर 5। 2 3 4 5 पर, तो मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद में सर 2 कितना 3 टाइम बार। अपीयर कर रहा है? 3 बार। फिर 3 सर 2 चार। 3 बार। 4 बार। हाँ सर 4। 4 बार। फिर 4 सर 4 4 बार। बार। हाँ 4 बार सर ना, 2 बार। 5 2 3 6 6 3 बार। 2 3 बार। 7 3। हाँ सर। 3 है क्या? ओके। तो मुझे बताओ क्या मैं इस डेटा को इस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या ये डेटा जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सेम इन्फॉर्मेशन मुझे ये हाँ डेटा भी दे रहा सर। है? क्या मैंने कोई डेटा में कुछ गलती किया सर। गया, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। कम लिया क्या इसमें? नहीं लिया। इस तरीके से सीरीज को अगर मैं डाला जहां पे मैंने एग्जैक्ट वैल्यू को एक तरफ लिख दिया और जितने टाइम्स वो अपीयर कर रहा है उसको एक तरफ लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको पता है क्या? डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल में क्या है, सारा डेटा को एक जगह लिख दिया, ठीक है, ना कोई ऑर्डर ना कुछ, ठीक है, हो सकता तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया डेटा को बस और लिख दिया, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। मैंने क्या किया दूसरे जगह में, एक जगह लिख लिया कि कौन सा डेटा है और वो कितने टाइम्स अपीयर कर रहा है,
ठीक है, कितना टाइम वो अपीयर करे यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना है उसको मैंने एक जगह लिख दिया, उससे एनालिसिस किया, उसको बोलते हैं अपन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज तब अच्छा है जब डेटा ज्यादा नहीं हो डेटा। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज उसके लिए अच्छा है जो डेटा बहुत छोटा हो। डिस्क्रीट क्या थोड़ा बड़ा सकता है बट उतना ज्यादा बड़ा डेटा होने से डिस्क्रीट में प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज डेटा जो एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा है कि 1 कितना टाइम्स अपीयर कर रहा है, 2 कितना टाइम्स अपीयर कर रहा है, 3 कितना टाइम्स अपीयर कर रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा है। जब डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इंडिविजुअली हर एक वैल्यू को लेना भी मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा और मुझे इजी करना है, मुझे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक थर्ड तरीका है डेटा को लिखने का या फिर प्रेजेंट करने का, उसको अपन बताते हैं। चलो यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं रेंज बनाऊंगा एक। ठीक है, सोचो 1 से लेके 3 तक, ठीक है, 3 से लेके 6 तक, 6 से लेके सोचो 9 तक, मैंने रेंज बना दिया। ठीक है, कि 1 से लेके 3 तक कितने नंबर्स है यहाँ पे, कितने टाइम्स है। ठीक है, 3 से लेके 6 तक यहाँ पे कितने नंबर्स है, 6 से लेके 9 तक कितने नंबर्स यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x, यहाँ लिखा फ्रीक्वेंसी। तो 1 से लेके 3 तक कितने हैं यहाँ पे, 8 8 है। फिर 3 से 6 तक 10 10, 6 से 9 तक कितना, 6 ना। तो इस ये भी सही है क्या। देखो मैंने आपको पहले पढ़ाया था स्टैटिस्टिक्स में, जब मैंने बेसिक्स अभी पढ़ाया आप लोगों को, तभी मैंने आपको बता दिया था कि डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं बताता है। ठीक है, हमें अप्रोक्सीमेट विगर जो है वो हम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यानी कि डेटा अगर आपको लगेगा कि सर 1 तो 5 टाइम्स अपीयर कर रहा था तो ये डेटा तो सर एक्यूरेट डेटा नहीं देगा, कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग जब बड़ा डेटा लेते हैं तो हम लोग को एनालिसिस भी जो है एज अ होल ओवरऑल करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि वो डेटा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दे, हम लोग को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझना है, जो कि हम लोग इस रेंज से भी समझ सकते हैं। हमने क्या कि डेटा को थोड़ा और छोटा कर दिया, पहले डेटा से फैला हुआ था, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में फैला हुआ था, उसको अपन ने थोड़ा क्लोज लेके आया डिस्क्रीट सीरीज पे, उसको थोड़ा और सिंपल और छोटा किया विद द हेल्प ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग कंटीन्यूअस सीरीज। समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, और ये जो नंबर्स के बीच में डिफरेंस होते हैं, जो हम लोगों ने पर्टिकुलर वैल्यू का चेन बनाया, उस वैल्यू को चेन को बोलते हैं रेंज। यानी कि जिस डिफरेंस ऑफ वैल्यू में हम लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेंज। यानी 1 से लेके 3 इज द रेंज। ठीक है, 1 से 3 तक, यानी कि 3 का जो गैप है दैट्स द रेंज बिटवीन द डिफरेंट नंबर्स। द रेंज 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, वो आपके ऊपर है और डेटा के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो रेंज कितना बनाओगे। तो वो रेंज जो है बिल्कुल इक्वल होगा हर जगह में। ठीक है, और रेंज के हिसाब से डेटा जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये 3 टाइप का सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। समझ में आया आप लोग को। सर डिस्क्रीट सीरीज में टैली भी होता है ना। टैली मार्क्स तुम ऐसे कर सकते हो, 1 कितना टाइम अपेयर किया तो 1 2 3 कितना टाइम्स हुआ 4, तो आप टैली 5 मार्क्स डाल सकते 5 हो ऐसे ऐसे देखो 1 लेकिन वो 2 ढलता है 3। ना। हाँ नहीं डाल सकता है, हाँ मतलब जरूरी नहीं कि डाले, आप डाल सकते हैं। 1 2 3 4 किया, फिर एक लाइन मारने से कितना होता है आपका 5। कहीं और गलत लाइन मारे हो। क्यों, क्या किया, ऊपर से कटता है कोई, हाँ ऐसे कटता है, ओके। एक ही बात है, कोई कोई लोग ऐसे कटता है, देखो ऐसे, है ना, बराबर तो हाँ बोलता सर। था स्कूल में नीचे से नहीं होता ऊपर से होता है। चलता है, क्या लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और फिर 1 2 वापस किया तो ये कितना हो गया, 5 + 2 कितना हो गया 7। 7 ठीक है, तो इस तरीके से आप टैली मार्क का भी यूज कर सकते हैं ताकि डेटा जो है रिपीट नहीं हो बार बार, है ना। कोई डेटा मिस भी हो सकता है आपका, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा हो सकता है, तो उस केस में आप टैली मार्क्स जो है वो यूज कर सकते हैं। इजी, या तो कोई डिफिकल्टी। नहीं सर। ठीक है, सर हाँ जी सर। सर ये तीनों अलग अलग है या फिर आप इंडिविजुअल से बाकी दो डेराइव किया, मतलब बाकी देखो दो मेन बेस तो इंडिविजुअल डेटा ही होता है, डेटा को लिखने का अलग अलग तरीका है, राइट। डेटा मेन तो इंडिविजुअल सीरीज में मेरे को डेटा मिलेगा, रॉ फॉर्म में मुझे डेटा मिला, थोड़ा सा मैंने उसको ट्वीक किया, हल्का सा स्ट्रेट लाइन में लिखा, इंडिविजुअल सीरीज हो गया। उसको मैंने थोड़ा सा और इंटरप्रिटेशनल किया, उसको जितना टाइम्स अपीयर कर रहा है रिपीट कर रहा है उसको एक जगह लिख दिया, डिस्क्रीट सीरीज हो गया। उसको थोड़ा सा और छोटा किया, थोड़ा सा और ब्रॉडिफाई किया, रेंज में डिवाइड कर दिया, कंटीन्यूअस सीरीज हो गया। यानी बेस तो इंडिविजुअल सीरीज ही है, उसको प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका और छोटा करने का तरीका, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा होने से हम लोग जितना छोटा हो सके उतना आराम में हम लोग के लिए एनालिसिस करना, तो इसलिए हमने डिस्क्रीट देखा, डिस्क्रीट से भी और छोटा करना है तो हम लोग कंटीन्यूअस सीरीज में हम लोग चलेंगे। ठीक है, समझ में आया हर्ष। ठीक है, हाँ सर। ये देखो इंडिविजुअल सीरीज आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, ठीक है, जो भी सिंगल लोग है देखो सिंगली। उसके बाद में डिस्क्रीट सीरीज में देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मार्क्स लिखा यानी कि एक्स हम लोग का था यहाँ पे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको लिखा, एग्जैक्ट वैल्यूज को लिखा, और कितना टाइम अपेयर कर रहा है उसको भी यहाँ पे लिखा। तो ये कंटीन्यूअस सीरीज में मैंने देखा कि क्या होता है, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला पोर्शन। ठीक है,
फिर रेंज क्या होता है हमने ये देखा, डिफरेंस विद इन द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। जो लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल का माइनस तुम किससे किया, ये उल्टा बोल सकते हैं, ठीक है, सबसे बड़े वाले से, उसको हम लोग को मिलेगा रेंज, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं 60 माइनस 50, यानी कितना है आपका 10 का रेंज अपने इसमें डेटा में है, दैट्स द रेंज। यानी कि जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, ठीक है, जिसको CI बोलते हैं हम लोग। तो क्लास इंटरवल जो है, मतलब ये सारे क्लास इंटरवल्स है, बट ये इंडिविजुअल को अगर हम लोग पकड़े तो उसको क्लास इंटरवल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल्स जो है उसके बीच में जो भी गैप आया आपका, जो भी डिफरेंस है, उसको अपन बोलते हैं रेंज, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन रेंज। और जनरली क्या होता है, इन दोनों के बीच में वैल्यू का डिफरेंस है, राइट। तो कभी भी कुछ डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ता है ना, एनालिसिस करना पड़ता है अपने को, तो अपन को समझ भी नहीं आता अपन कौन सा वैल्यू ले, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आपका, सोचो इसको अगर मैं डेटा को थोड़ा ठीक करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ, यहाँ पे देखो 50 से 60 मैंने लिख दिया यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 50 लूँ, मैं 60 लूँ, मैं क्या लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डेटा तो क्या है 50 लेके 60, 50 है, 51 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, फिर 9 भी है, बराबर। तो 50 से 60 अगर मैंने लिखा है यहाँ पे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं वैल्यू क्या लूँ जब मैं फर्दर एनालिसिस करूँ, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मैं क्या करता हूँ, डेटा एनालिसिस करने के लिए मैं मिड वैल्यू ले लेता हूँ। कैसे निकालूंगा मैं, 50 प्लस 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या 2, ठीक है, यानी कि 55 मैं ले लूंगा, ताकि मुझे फर्दर कोई एनालिसिस अगर करना है, अभी कहाँ एनालिसिस करना है, कैसे करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको मेन चैप्टर कराऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग क्यों मिड वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतना चिल मारो, कोई इतना टेंशन का बात नहीं है, बट सिंस यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज मिड वैल्यू बोल के, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सर आप क्या करते हो, ठीक है, कोई भी डेटा का जब डेटा में रेंज है, जब डेटा में एक रेंज है कंटीन्यूअस सीरीज में, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग डेटा को इंटरप्रिटेशन करने के लिए, ठीक है, हम लोग कौन सा वैल्यू को ले, ठीक है, फॉर दैट पर्पस वी टेक अप द मिडिल वैल्यू, ठीक है, ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि 50 से 60 क्लास इंटरवल हो गया, उसका अपन मिड वैल्यू लेते हैं ताकि अपन डेटा को एनालिसिस कर सके, उसको बोलते हैं अपन मिड वैल्यू, ठीक है। एंड ये जो है हम लोग का बेसिकली इंटरप्रिटेशन, जब हम लोग मीन मीडियन मोड सब कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग को जो है इसका मिड वैल्यू का दरकार पड़ता है इन द केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज। टेंशन मत करो, जब हम लोग वो भी पार्ट करेंगे उसको, तो हम लोग को समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है। यार समझ में आया आप लोग को अच्छे से, क्लियर है, Yes, मुझे sir. बताओ, ठीक है, मिड वैल्यू वाला पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ लास्ट, उसके अलावा जो है, ठीक है, हो जाएगा। सर ये जो क्यूमुलेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और इंटरनल टेंडेंसी वो थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड ही है ना, मतलब हाँ हाँ उसमें भी हम लोग पढ़ता ही हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज लिखा है क्या, देखो तो 8 10 16 जो मैंने लिखा है यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज है कि 1 से लेके 3 तक 8 है, 3 से लेके 6 तक कितना बना हुआ है ना 10, 6 से लेके 9 तक कितना है 6, Six. बराबर, 6। ठीक है। मुझे जानना है कि अभी तक कितना वैल्यूज आ चुका है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं CF, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी तक कितना फ्रीक्वेंसी आ गया, कितना टाइम्स अपीयर करती है, 1 से 3 तक कितना टाइम्स अपीयर करता है 8. 8, ठीक है, 3 से 6 तक कितना है 18. ठीक है। तो मैंने कि 1 से लेके 6 तक कितना नंबर्स आएगा मेरे को ये जानना है, मतलब पूरा शुरू से 18. लेके कितना हो गया 18, 18. निकाला अपन 8 प्लस 10। अब 1 से लेके 9 तक कितना होगा 24. 24, यानी कि टोटल कितना टाइम्स अपीयर कर रहा है नंबर, 24 टाइम्स नंबर अपीयर कर रहा है, रेंजिंग फ्रॉम 1 to 9, ठीक है। यानी कि अगर अपने को हर एक स्टेप पे जानना है कि सर शुरू से लेके अभी तक कितना टाइम्स नंबर अपीयर कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट कर दिया, ऐड कर दिया। 1 से लेके 3 तक 8 टाइम्स अपीयर कर रहा है, 1 से लेके 6 तक यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक कितना है 18 टाइम्स अपीयर कर रहा है, चाहे 1 करो रिपीट, चाहे 6 करो, चाहे 3 करो, कितना टाइम्स अपीयर कर रहा है आपका 18 टाइम्स रिपीट कर रहा है। एंड सिमिलरली अगर 1 से लेकर 9 तक बताया तो कितना टाइम्स अपीयर कर रहा है 24, ठीक है। सर इसका क्या काम आता है वो भी बता देंगे आपको। हाँ काम आपका अभी उतना नहीं आएगा, बट आगे जाके जो आप लोग सम्स वगैरह करोगे स्पेशली फॉर मीडियन एंड ऑल, ठीक है, तो उसमें काम आता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मेन, ठीक है। तो हम लोग ने ये वाला पार्ट आज डिस्कस कर लिया है, एक बार देख लेता हूँ, रुको आप लोग एक सेकेंड, खत्म हो गया वैसे तो, और को नहीं करवाऊंगा। तो ये था आपका क्यूमुलेटिव सीरीज वाला पार्ट। पहले मैं सोचा था एग्जाम में ये वाला पार्ट डाल दूं आप लोगों के लिए, फिर सोचा छोड़ो टफ हो जाएगा, मतलब समस का पार्ट करो, ये वाला पार्ट नहीं करो, सम्स का पार्ट बता दो, ठीक है। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिर जगह के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल यानी ईयर वाइज अलग अलग तरीके से अपन डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कुछ जगह के वजह से क्लासिफाई कर सकते हैं,
ठीक है। कुछ ईयर्स के हिसाब से आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो, उसको बोलते हैं टोलोलॉजिकल या फिर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी क्वालिटीज के हिसाब से आप अगर डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, क्या लिटरेसी है, क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, क्या एजुकेशन है, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस करता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने पढ़ा सर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशंस पढ़ा, ये सब पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमने स्टैट्स का बेसिक्स पढ़ा, ठीक है। आज हम लोगों ने किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने इस लेक्चर में, ठीक है। समझ में आया क्या अच्छे से आप लोग को? हाँ सर सर।